कि हर फेब्राइल सीजर का मतलब नहीं है मौरूसी बीमारी, और हर मौरूसी बीमारी आगे आए ये भी ज़रूरी नहीं है। ये एक सिंपल बुखार का झटका है या फिर ये किसी अंडरलाइंग बीमारी का, कोई बड़ी बीमारी का नतीजा है। जितना अच्छे से आप बुखार ख़त्म कर देंगे उतना चांस आपका सीजर का भी टल गया। तो पैरास्टामोल रखना ज़रूरी है। तेज़ बुखार की वजह से छोटे बच्चों में झटके आ जाते हैं जिन्हें फेब्राइल फिट्स कहते हैं, और ये झटके 6 माह से लेकर 5 साल तक के उम्र के बच्चों में हो जाते हैं। बुखार के ये झटके क्या आम झटके हैं या ये झटके किसी पेचीदा बीमारी की अलामत है, और इस बीमारी से मिर्गी का कोई ताल्लुक़ तो नहीं? इस सब पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं बच्चों की माहिर डॉक्टर अंजीन कंट। खैर मकदम है आपका ईटीवी भारत में। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले जानना चाहूँगा कि जो बुखार के दौरान छोटे बच्चों में झटके आ जाते हैं, एक तो बच्चे बेहोश हो जाते हैं और दूसरे की आंखें भी घूम जाती है, ये फेब्राइल फिट्स है क्या और क्यों बच्चों में आ जाते हैं? देखिए, बेसिकली जो हमारा दिमाग है ये इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी पे चलता है। अगर हम इसको सिंपल तरीके से समझाएं तो जैसे हमारे घरों में बिजली की कनेक्शंस हैं, बिजली की तारों से वाबस्ता अलग अलग अप्लायंसेस होते हैं, उसी तरह दिमाग के अलग अलग हिस्से हैं जो आपस में यही इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी बिजली के प्रिंसिपल्स पर कम्युनिकेट करते हैं। अच्छा। दिमाग का एक हिस्सा दूसरे के साथ सीधे बात नहीं करता, वो ये बिजली के करंट्स के ज़रिए ही बात करता है। और हर किसी, अब इस बिजली में फ्यूज़ होने का या शॉर्ट सर्किट होने का चांस हर जगह होता है। अगर हम अपनी इलेक्ट्रिक सप्लाई ले लें, कभी भी शॉर्ट सर्किट हो सकता है। बिजली का झटका थोड़ा ज़्यादा आया तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। इसी तरह दिमाग में भी अब कुछ कंडीशंस हैं जहाँ पर ये बिजली का झटका शॉर्ट सर्किट होने का चांस बढ़ा देते हैं। बुखार उन्हीं में से एक है। बुखार के दौरान हम सब में झटके हो सकते हैं। अब किसी का ये थ्रेशोल्ड थोड़ा ज़्यादा होता है, किसी का थ्रेशोल्ड थोड़ा कम होता है। क्या ये बड़ों में भी हो सकता है? ये बड़ों में भी हो सकता है। अच्छा। पर बड़ों में ये चांस थोड़ा कम होता है। बच्चों का दिमाग क्योंकि अभी इमेच्योर होता है, पूरी तरह से डेवलप नहीं होता है, इस वजह से उनमें ये चांस थोड़ा ज़्यादा होता है बुखार के दौरान झटके आने का चांस। अब इसके भी फिर कई किस्म हैं। अगर हम सिंपल तरीकों में बताएं तो 2 इकसाम है। हाँ, 2 इकसाम है। एक जिसको हम सिंपल फेब्राइल सीजर बोलते हैं, दूसरा जिसको हम कॉम्प्लेक्स फेब्राइल सीजर बोलते हैं। सिंपल फेब्राइल सीजर का मतलब है कि बुखार के दौरान एक छोटा झटका हुआ, ज़्यादातर कम वक्त के लिए। हाँ, ये 15 मिनट से कम रहता है और इसके बाद कोई किस्म की दिमागी कमज़ोरी नहीं रहती। 95 से ज़्यादा फ़ीसद बच्चों में जिनमें ये सिंपल फेब्राइल सीजर हुआ हो, इसके साथ और कोई कंडीशन वाबस्ता नहीं होती या इसमें और कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होती। पर हाँ, 1-8% ऐसा भी है जिसमें आगे दौरा होने का चांस रहता है। इसी तरह अगर हम अब दूसरे किस्म की तरफ मुतवज्जा हों कि कॉम्प्लेक्स फेब्राइल सीजर्स हैं, वहाँ पे हम उन सीजर्स को कॉम्प्लेक्स फेब्राइल सीजर्स बोलते हैं जब या तो वो 15 मिनट से ज़्यादा रहा हो, या तो वो सिर्फ जिस्म के किसी एक हिस्से में हुआ हो, या उसके साथ और कुछ कॉम्प्लिकेशंस वाबस्ता हो। और ये ज़्यादा देर तक भी रहता है। हाँ, 15 मिनट से ज़्यादा। तो ऐसी सूरत में इन बच्चों में चांस मिर्गी डेवलप होने का या अंडरलाइंग कोई इशू होने का थोड़ा ज़्यादा होता है। लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि अगर किसी को फेब्राइल सीजर हुआ, चाहे वो सिंपल हो चाहे वो कॉम्प्लेक्स हो, इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि आगे ये मिर्गी का या एपिलेप्सी का पेशेंट बनेगा। छोटा फ्रैक्शन है जो बन सकता है, लेकिन एक बड़ा फ्रैक्शन है जो नहीं बनेगा। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए कि किन बच्चों में ज़्यादातर इस तरह के झटके हो जाते हैं? फीवर के दौरान ये किसी में भी हो सकते हैं। 6 साल से कम बच्चों में ज़्यादा होने का चांस होता है। उसमें भी जो दूसरा साल होता है, 1 से 2 साल के बीच, 18 महीने के अराउंड, वहाँ पे सबसे ज़्यादा चांस होता है बुखार के दौरान बुखार में झटके होने का। पर इसके साथ कुछ और चीज़ें हैं जो फेब्राइल सीजर का चांस बढ़ा देती है। जैसे खून की कमी है। अच्छा। उसमें फेब्राइल सीजर का चांस बढ़ जाता है। इसी तरह कुछ और जिसम में इलेक्ट्रोलाइट्स ऊपर नीचे हों, कैल्शियम की कमी है, सोडियम की कमी है, तो उसमें फेब्राइल सीजर का चांस थोड़ा बढ़ जाता है। कई फैमिलीज़ हैं जहाँ पे आप देखेंगे मामा को, चाचा को मौरूसी बीमारी हो सकती है क्या? तो मौरूसी बीमारी भी इस तरह कभी कभार प्रेजेंट कर सकती है। तो लेकिन ये ज़रूरी है, हम ज़रूरी जान लें कि हर फेब्राइल सीजर का मतलब नहीं है मौरूसी बीमारी, और हर मौरूसी बीमारी आगे आए ये भी ज़रूरी नहीं है। इसमें हो सकता है वाली पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी बट नॉट डेफिनेटिव।
इम्प्लीकेशन। जो ये झटके आ जाते हैं, आपने भी कहा कि ये झटके हम हरगिज़ मिर्गी से नहीं जोड़ सकते हैं, मिर्गी तकलीफ से नहीं जोड़ सकते हैं। क्या इस तरह के झटके मिर्गी से भी ताल्लुक़ रख सकते हैं? ताल्लुक़ रख सकते हैं, लेकिन ये ज़रूरी है कि हम देखें बुखार के दौरान झटके दोनों चीज़ों की अलामत हो सकती है। ये एक सिंपल बुखार का झटका है या फिर ये किसी अंडरलाइंग बीमारी का, कोई बड़ी बीमारी का नतीजा है। उस कंडीशन के लिए ये जानने के लिए हमें दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। एक अच्छा क्लिनिशियन जो ये फ़र्क कर सके, अदरवाइज़ हम हर किसी को मिर्गी की दवाई देंगे वो सही नहीं है। अच्छा। अगर 100 बच्चों को बुखार के दौरान मिर्गी हो रही है, दौरा पड़ रहा है बुखार के दौरान, इसमें से सिर्फ एक होगा जिसको मिर्गी की दवाई चाहिए। अच्छा। 99 हैं जिनको मिर्गी की दवाई नहीं चाहिए। अब अगर हम सबको डाल दें वो तो पेशेंट पे भी जुल्म हुआ। तो इसी तरह दूसरा चीज़ है कि हम पेशेंट को फॉलो करें। एक दफ़ा किसी डॉक्टर ने पेशेंट को देख लिया फिर बस ख़त्म हो गई बात, वो गलत है। जब बार बार आप देखेंगे तो हो सकता है सीजर्स के अलावा उसमें और कोई फिज़िकल फाइंडिंग डेवलप हो ओवर टाइम, तो वो जितना जल्दी पिकअप होगी उतना पेशेंट के लिए भी बेहतर है। अच्छा, आपने कहा कि इसके जो झटके हैं दो किस्म के हैं, एक तो कम वक्त के लिए आते हैं और दूसरा जो इसका किस्म दूसरा है वो ज़्यादा वक्त के लिए आते हैं। क्या जानलेवा तो नहीं है ये झटके? झटका कोई भी जानलेवा हो सकता है, ये जानना ज़रूरी है, क्योंकि हम अक्सर क्या करते हैं झटके के दौरान मुंह में कुछ डाल दो, पानी पिला दो, उस वक्त झटका जानलेवा नहीं बनता। जो हमारे हरकत होते हैं ना वो जानलेवा बन सकते हैं। झटके के दौरान किसी ने मुंह में उंगली डाल दी, जो शाहरग है वो बंद हो गई। अब वो बेचारा जो कॉन्सिक्वेंस है या कोई सीक्वल है वो सफ़र करेगा, वो इस वजह से क्योंकि उसकी शाहरग बंद हो गई, ना कि इस वजह से कि झटका हुआ था। इसी तरह पानी पिला दो, अरे वो कन्वल्स कर रहा है, उसको अभी झटका आ रहा है, वो कैसे निकलेगा पानी? तो इसमें पानी में पेट में जाने से ज़्यादा चांस है कि वो छाती में जाए, दम हो जाएगा, फिर ये चीज़ जानलेवा बन सकती है। अच्छा। बनस्बत कि जो दौरा खुद है वो अगर किसी एक की जान लेगा, जो ये वाली चीज़ें हैं कि कुछ मुंह में डाल दिया या नाक बंद कर दी या पानी पिलाने की कोशिश की, ये ज़्यादा खतरनाक है। ट्यूमर का कोई अमल दखल तो नहीं है इसकी अलामत से? देखिए, मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल बताऊं। जब हम बुखार बोलते हैं, क्योंकि बुखार समझना आसान है बनस्बत के दिमाग की बीमारी समझने के, ये बुखार नज़ला भी हो सकता है, ये बुखार निमोनिया भी हो सकता है, ये बुखार सेप्सिस भी हो सकता है। ज़्यादातर बुखार नज़ला ज़ुकाम ही होगा, पर वो क्लिनिशियन को समझ आ जाएगा कि ये नज़ला ज़ुकाम का बुखार है या ये बच्चे को निमोनिया हुआ है या पेट में कहीं ख़तरनाक इन्फेक्शन है या कहीं और पस तो नहीं जमा हो रहा या सेप्सिस तो नहीं हो रहा, वो क्लिनिशियन को समझ आ जाएगा। ज़्यादातर बुखार नज़ला ज़ुकाम है, पर बाकी चीज़ें समझ आ जाती हैं डॉक्टर को कि जहाँ पे और मज़ीद इक़दाम करने की ज़रूरत है। उसी तरह अगर हम अब इस एनालॉजी को सीजर्स पे देखें, ज़्यादातर फेब्राइल सीजर्स में कुछ खास सिवाय एहतियाती और कोई मज़ीद इंटरवेंशन की ज़रूरत नहीं है। हाँ, पर 1-8% ऐसा है जिसमें अंडरलाइंग बीमारी हो सकती है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए कि जब भी आपके पास कोई इस तरह का पेशेंट आता है तो उनके पेरेंट्स, वालिदैन को आप कहते हैं कि कितने दौरे आ गए, कब, कितने वक्त में आ गए, कितने महीने में आ गए, इससे क्या आप जानते हैं? किसी को जिसको एक बार या पहली बार बुखार का दौरा आया हो तो ये जानना ज़रूरी है इससे पहले दौरा आया है, क्योंकि अगर उसको इससे पहले 1-2 बार बुखार के दौरे आए हैं तो चांस कि ये सिंपल बुखार का दौरा है ये ज़्यादा है बनस्बत कि ये कोई मिर्गी की बीमारी है। इसी तरह अगर बहुत ज़्यादा देर के लिए बुखार का दौरा आया है तो हमें और देखना है कि दिमाग में इन्फेक्शन तो नहीं हुआ है, या पहली बार अगर बहुत ज़्यादा देर के लिए दौरा आया है कोई अंडरलाइंग न्यूरोलॉजिकल कंडीशन तो नहीं है जो इस तरह प्रेजेंट कर रही है। इस वजह से हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखती है। फैमिली में किसी को दौरा तो नहीं आ रहा है, भाई बहन में किसी को नहीं आ रहा है, या अगर दौरा आया भी तो ये भी पूछते हैं कि पूरे जिस्म में आया कि किसी एक पासे में आया, क्योंकि उसकी भी स्ट्रॉन्ग इम्पॉर्टेंस, काफ़ी इम्पॉर्टेंस है आगे की इम्प्लिकेशंस या आगे की प्रोग्नोसिस बताने में कि आगे बच्चे का हालात कैसे रहेंगे। ये सब बताने के लिए ज़रूरी है कि हम पहले पीछे देखें कि दौरा कब हुआ, किन हालात में हुआ, कितनी देर रहा। तो वॉच भी करना चाहिए वालिदैन को इस मामले में। यह है कि वालिदैन भी समझे कि सिर्फ वॉच करते करते बच्चे को आप ख़राब ना करें, बच्चे का बचपन छीन ना लें। बुखार में आएगा, बुखार की दवाई दे दो, दौरे का चांस खुद कम हो गया। अब आप इससे बचपन छीन रहे हो, इसको खेलने नहीं दे रहे, इसको स्कूल नहीं जाने दे रहे, मतलब आप इसकी पूरी ज़िंदगी ख़राब कर रहे हो। साथ साथ इसके जहन में ये डाल रहे हो कि ये ठीक नहीं है, तो कल को ये वही साइकोलॉजी लेकर चलेगा कि मैं तो ठीक नहीं हूँ। अब इससे हम आगे चल के एक नॉर्मल अडल्टहुड कैसे एक्सपेक्ट करें इस बेचारे बच्चे से जिसने बच्चपन नहीं देखा। लोगों की नहीं सुननी चाहिए।
आपका डॉक्टर अगर बोल रहा है बच्चा ठीक है तो वो कुछ सोच समझ के बोल रहा है। हाँ, अब अगर आपका मोहल्ले की तमाम लोग बोल रहे हैं नहीं जी इसको प्रोटेक्ट करके रखो, उनके पास ऐसा क्या नॉलेज है या फिर उनके पास कौन सा एक्सपीरियंस है जिस बेसिस पे वो बोल रहे हैं। मैं एक आपके साथ बात शेयर करूँगी। हम नान भाई को कभी नहीं बोलेंगे कि मेरे बाल काटो, हम कारतुर खान को नहीं बोलेंगे कि रोटी बनाओ, पर हम इलाज हर किसी का सुनेंगे। अच्छा, कश्मीर में हम हर कोई डॉक्टर है, डॉक्टर के अलावा हर किसी की बात माननी है, तो जो नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए कि मिर्गी की आपने बात की, क्या मिर्गी के अलामात बचपन से ही ज़ाहिर होते हैं या किसी भी एज में हो सकते हैं इस तरह की बीमारी? मिर्गी के कई सारे टाइप्स हैं। कई दफ़ा हम मिर्गी को सिंड्रोमिक एसोसिएशन में भी डालते हैं। बच्चों में अलग किस्म की मिर्गी होती है, टीनेज में अलग किस्म की मिर्गी होते हैं। अगर किसी को अलामात हैं, क्या ये बचपन में ही ज़ाहिर होते हैं? ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी नहीं है, हो भी सकते हैं और हो सकता है कि आगे चल के निकले। हो सकता है किसी को मिर्गी का चांस है पर कभी नहीं निकले, तो ऐसा होता है। अच्छा, खुदा न खास्ता अब किसी बच्चे को तेज़ बुखार के दौरान इस तरह के दौरे या झटके आ जाते हैं तो इब्तदाई तौर घर पे क्या किया जा सकता है? सिंपली पैरास्टामॉल आपको हर वक्त घर पे मौजूद रखना है। जो मैं आमतौर बोलती हूँ पेरेंट्स को कि आपका नमक है घर पे या नहीं हो, पैरास्टामॉल होना चाहिए। अच्छा। क्योंकि अगर किसी एक को बुखार के दौरान झटके हुए तो थोड़ा चांस है कि फिर से हो सकते हैं। तो इस वजह से बुखार को आप जितना जल्दी कंट्रोल करेंगे उतना ही जल्दी आप ये सीजर के चांस को भी ख़त्म कर देंगे। जितना अच्छे से आप बुखार ख़त्म कर देंगे उतना चांस आपका सीजर का भी टल गया। तो पैरास्टामॉल रखना ज़रूरी है। साथ में ये जानना ज़रूरी भी है कि जिस वक्त दौरा हुआ, लारन हुई, उस वक्त क्या करना है। बच्चे को साइड पे लेटाना है और मुंह में कुछ नहीं डालना। अच्छा। ना तो हाथ डालना, ना तो चम्मच डालना। इवन अगर वो अपनी ज़बान काट रहा है तो भी सिर्फ खून साइड से साफ कर दें, अंदर कुछ नहीं डालें, क्योंकि वो खुद को उतना नुकसान नहीं पहुंचाएगा जितना कि आपकी अमल की वजह से उसको पहुंच सकता है। ये चीज़ें जाननी ज़रूरी हैं। अच्छा, बेहोशी या गश होना, आंखें घूमना या झाग आना, ये भी इसी की अलामत है? ये इसके साथ वाबस्ता हो सकता है। अच्छा डॉक्टर साहब, क्या जो फेब्राइल फिट्स है उसका मुस्तकिल इलाज है, और अगर है क्या है, और इस तरह की बीमारियों से बच्चों को दूर रखने के लिए क्या एहतियाती तदाबीर अमलाने की ज़रूरत है? देखिए, जैसे मैंने आपको बताया फेब्राइल फिट्स के डिफरेंट टाइप्स हैं। अगर हम ओवरऑल भी कंसिडर करें तो अराउंड 90% बच्चे हैं जिनको कुछ खास करने की ज़रूरत है नहीं, जिनमें ये कोई बीमारी नहीं है। ये एक कंडीशन है जिसके लिए बुखार का आप जितना अच्छा इलाज करेंगे उतना ही आप सीजर का चांस डाल देंगे। अब हाँ, एमालगमेट में अगर हम 5-10% करके मान के भी चलें, उन कंडीशंस में हमको फर्दर इन्वेस्टिगेशंस की ज़रूरत होती है ये जानने के लिए कि अंडरलाइंग बीमारी क्या है, बुनियादी बीमारी क्या है। हो सकता है ये कोई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो सकता है कोई स्ट्रक्चरल डिसऑर्डर हो जो इस तरह से सामने आया। लेकिन वहाँ पे आपका डॉक्टर आपको प्रॉपरली गाइड कर लेगा कि एमआरआई करना है, ईजी करना है, या कोई दवाई देनी है, किस तरह से देनी है, कितनी देनी है। उस टाइम पे डॉक्टर की सुननी है। अच्छा। जो आपको दाएं बाएं के लोग बोल रहे हैं उस पे ही नहीं है, लोगों पे कान नहीं देना। एग्जैक्टली। कि कोई मैसेज उन वालिदैन के लिए होगी जिनके बच्चों को इस तरह की बीमारी है या कभी कभार तेज़ बुखार में झटके आ जाते हैं? देखिए, दो चीज़ें। एक तो बुखार के दौरान या सीजर अगर हो रहा है उस दौरान क्या करना है कि आप बच्चे को हमेशा साइड में लेटाएं। दूसरा चीज़, उसके मुंह में कुछ नहीं डालें। अगर 5 मिनट से ज़्यादा दौरा रह रहा है तो अस्पताल ले जाएं, या अगर आपके डॉक्टर ने कोई दवाई दी हुई है वो एडमिनिस्टर कर लें। इसके मज़ीद ये इम्पॉर्टेंट है कि एक आप उस बच्चे को हमारे माहौलियात से अलग ना करें। ये दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है, पेरेंट्स के लिए भी, रिश्तेदारों के लिए भी, और हमारी सोसाइटी के लिए भी। क्योंकि ऐसे बच्चे क्या हो जाते हैं, दे बिकम स्टिग्मेटाइज्ड। वो एक आउटकास्ट बन जाते हैं कि इसको जी दौरा आ रहा है, समाज से कट के रह जाते हैं। एग्जैक्टली। ऐसे ये कोई अछूत नहीं है, वो किसी को भी आ सकता है। नज़ला ज़ुकाम किसी को भी हो सकता है, सीजर किसी को भी हो सकता है। अब इस बेचारे को हुआ, उसमें इसकी कोई गलती नहीं है, तो इसको कट ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है, ना तो अपनी पढ़ाई से, ना तो अपने बचपने से, ना तो दोस्तों से, ना ही एग्जैक्टली, ना तो इसको कोई फर्दर स्पेशल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। जितना एहतियात करना है इसके माँ बाप को पता है, उनको बताया गया है। अब आप इनको टेरराइज़ करेंगे ये बोल के कि नहीं ये नहीं करना है, वो नहीं करना है। कई दफ़ा तो हम ऐसे सेंसलेस चीज़ें सुनते हैं ना, हल्दी मत दो। अब हल्दी का और इसका कौन सा रिश्ता है? आपका डॉक्टर अगर बोल रहा है कुछ करने को, बस उतनी अमल काफ़ी है। बाकी चीज़ों के पीछे दौड़ते दौड़ते बच्चों को ख़राब मत करिए। बहरहाल अंजीन कंठ साहिबा, आपने फेब्राइल फिट्स
इलाज और एहतियात से मुतल्लिक हमसे बात की और हमें अपना कीमती वक्त दिया। आपका बेहद शुक्रिया। थैंक यू।